हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का। यह है आपका शांति शिक्षा में सतत विकास। दोस्तों, यह है आपका पवन सीरीज के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इस वीडियो में हम सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पवन सीरीज के कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है। दोस्तों, शांति शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों और दृष्टिकोण के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, शांति शिक्षा हमारे नैतिक विकास के साथ साथ हमारे उन मूल्यों और उन दृष्टिकोणों को विकसित करती है जो मानव जगत और साथ ही प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करके रखता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर शांति शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। शांति शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति शिक्षा का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना, यानी कि लोगों को शांति शिक्षा का जो मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को हिंसा का मार्ग ना चुनने के लिए कहकर, बल्कि लोगों को सही और सटीक मार्ग जो है चुनना और साथ ही साथ शांति का मार्ग अपनाना, जिससे कि उनके जीवन में शांति आए, ही साथ ही साथ वो अपने समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व में शांति फैला सकें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों, समुदाय में रहने की आवश्यकता हमारी मानवता के लिए बुनियादी आधार है और इसलिए दूसरों के साथ सामंजस्य पूर्वक जीवन जीने का जो कौशल विकसित करना है वो शिक्षा के मूल में निहित है। तो दोस्तों, शांति शिक्षा की आवश्यकता इसीलिए है कि अगर हमें सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना है और सबसे मेल मिलाप करके रहना, यानी कि हमें पूरे विश्व में शांति बनाए रखनी है। दोस्तों देखिए, हर किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है देश की शांति बनाने में। जिस तरह से किसी भी समाज में शांति होगी तो पूरे राष्ट्र में शांति होगी और पूरे राष्ट्र में शांति होगी तो फिर धीरे धीरे देश से पूरे विश्व में शांति का माहौल पनपेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर शांति शिक्षा की आवश्यकता इसीलिए है जिससे कि हमारे जीवन में शांति आए और उस शांति को हम धीरे धीरे करके पूरे विश्व तक लेके जाएं। तो दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे शांति कौशल से क्या अभिप्राय है। विद्यार्थियों में ऐसा कौशल या व्यवहार विकसित करना जिससे कि वो प्रभावी शांति निर्माता बन सके, उसको कहते हैं शांति कौशल। कौशल का मतलब दोस्तों होता है स्किल, यानी कि हम अपने अंदर ऐसी निपुणता लाएं जो हमारे जीवन में भी शांति लाए और साथ ही साथ हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास के जो भी लोग हैं वो शांति महसूस करें, यानी कि हमारे साथ जब भी वो उठें बैठें या हमारे से बातचीत करें तो उन्हें एक पीस महसूस हो, एक शांति महसूस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर उत्तरदायित्व किसे कहते हैं। काम का बीड़ा उठाने और उसे ठीक ढंग से पूरा करने की योग्यता, अपने हिस्से के दायित्व का निर्वाह करने को तैयार रहना उत्तरदायित्व कहलाता है। यानी कि हम जो भी कार्य करें उसको सही ढंग से करें और सही समय पर पूरा करें, एक तरह से उसके लिए हमेशा तत्पर रहें। ये क्या कहलाता है, काम का उत्तरदायित्व कहलाता है, जहाँ पर हम अपनी जो हमारे उत्तरदायित्व और हमारी जो भूमिका उसको हम सही ढंग से निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है। दोस्तों, अल्पोर्ट की परिभाषा व्यक्तित्व की जो अल्पोर्ट ने जो व्यक्तित्व की परिभाषा दी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों व्यक्तित्व में सबसे अच्छी अगर परिभाषा मानी जाती है तो वो अल्पोर्ट की मानी जाती है। और अल्पोर्ट ने क्या कहा कि व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है तथा इसमें मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित होते हैं। तो दोस्तों, इनका ये कहना था कि जो हमारा जो व्यक्तित्व है वो उसमें शारीरिक गुणों का भी विकास है और साथ ही साथ मानसिक गुणों का भी विकास जुड़ा हुआ है, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही गुण हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आइजनेक के अनुसार व्यक्तित्व क्या है। दोस्तों, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों विचारों की क्रियाशील बनाता है एवं निर्देशित करता है। तो दोस्तों, आइजनेक ने क्या कहा कि इनके अनुसार जो व्यक्तित्व होता है वो हमारे व्यवहारों विचारों को क्रियाशील बनाता है और जिससे कि हम निर्देशित होते हैं, यानी कि अगर हमारा व्यवहार और विचार क्रियाशील होगा तभी हमारा जो व्यक्तित्व होगा वो सही ढंग से कार्य करेगा, यानी कि हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा और हमारा व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण विकास होगा। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों वातावरण 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण में कौन कौन से तत्व सम्मिलित है। दोस्तों आंतरिक वातावरण के तत्व में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरण आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जनसंचार माध्यम क्या है। दोस्तों जनसंचार माध्यम है रेडियो, दूरदर्शन, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि जनसंचार के माध्यम है। दोस्तों जनसंचार के माध्यम में हमने देखा था, जिसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही हमने देखा था। और यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार बताइए। दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया के आधार निम्नलिखित हैं, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष तथा आत्मीयकरण प्रमुख हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया के आधार है सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, व्यवस्था तथा आत्मीकरण, जिसमें ये सारी सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर हम लोगों के साथ अपने बात को भी रखते हैं और साथ ही अपने कार्यों को भी करते हैं। आगे चलिए देखते हैं, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायक हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में प्रेम, सहयोग, करुणा, मैत्री, सहिष्णुता, ये सारे जो गुण हैं ये व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। यानी कि जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, चाहे वो प्रेम हो या सहयोग हो या करुणा या फिर मैत्री भावना या फिर सहिष्णुता, तो ये व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं बालक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रचनात्मक सोच क्या है। दोस्तों रचनात्मक सोच सकारात्मक विचार और क्रियाकलाप को जन्म देती है। तो रचनात्मक सोच यानी कि यहाँ पर क्रिएटिविटी जहाँ पे होती है, वहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है, वो एक अच्छे कार्य को जन्म देती है, अच्छा कार्यकलाप होता है यहाँ पे कह सकते हैं हम। आगे चलिए देखते हैं, प्रभावी संप्रेषण क्या है। दोस्तों संप्रेषण का मतलब होता है वार्तालाप यानी कि कन्वर्सेशन। तो आपसी व्यवहार स्वस्थ एवं अच्छा रखने में प्रभावी संप्रेषण अर्थात बातें आनी चाहिए, अच्छे प्रभावपूर्ण ढंग से बात को प्रस्तुत करना आना चाहिए, और प्रस्तुत करने पर संबंध स्वस्थ एवं विकास की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रभावी संप्रेषण का मतलब होता है जब हम आपसी व्यवहार अच्छा रखते हैं या बातों को अपने सही ढंग से प्रभावी रूप से किसी भी व्यक्ति के सामने अगर प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ पे जो संप्रेषण बनेगा वो प्रभावी होगा, क्योंकि हम अपनी बातों को स्टेप बाय स्टेप रख रहे हैं और तर्कपूर्ण रख रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो जो तर्कपूर्ण बात है वो प्रभावी संप्रेषण का काम करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान करना क्या है। दोस्तों समस्या समाधान करने की कुशलता जीवन को खुशहाल एवं स्वस्थ बनाती है। समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व, जो भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं हम उसको किस वे में लेते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये हमारी कुशलता पर निर्भर करता है। कभी कभी देखिए जब समस्याएं आती हैं तो हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, तो वहाँ पे परेशान ना हो करके हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है, बल्कि वहाँ पे हमें किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही जो जीवन है हमारा वो खुशहाल होगा और साथ ही स्वस्थ भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक आदर्श शिक्षक में क्या गुण होते हैं। दोस्तों एक आदर्श शिक्षक की तुलना माली से की जाती है, जो बच्चों में ज्ञान और अच्छे संस्कारों के बीज बोता है, ममत्व और करुणा से सींचता है तथा अज्ञानता के खरपतवार को हटाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक अच्छे शिक्षक की तुलना माली से की गई है, जो बच्चों में जिस तरह से माली पौधों की देखरेख करता है, खरपतवार निकालता है, उसी तरह से शिक्षक भी है जो बच्चों में अच्छे संस्कार के बीज बोता है और उनमें ममत्व और करुणा से सींचता है, यानी कि उनके अंदर करुणा का भाव विकसित करता है, और साथ ही साथ अज्ञानता की जो खरपतवार है, यानी कि जिस तरह से पेड़ पौधों में खरपतवार आ जाते हैं तो वहाँ पे माली उनकी साफ सफाई करता है, उसी तरह से शिक्षक भी जो हमारे अंदर अज्ञानता है उसको दूर करके ज्ञान का प्रकाश भरता है। दोस्तों आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति के लिए शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए, मूल लक्ष्य है व्यक्तित्व निर्माण एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण। तो दोस्तों शांति शिक्षा का मूल लक्ष्य यही है कि जो भी बालक है उनके व्यक्तित्व का विकास हो, उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो, यानी कि सर्वांगीण विकास हो व्यक्तित्व का, और साथ ही साथ उनमें उत्तरदायित्व की भावना, यानी कि वो एक उत्तरदायी नागरिक बने। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शांति पर बल क्यों दिया जाता है। दोस्तों शांति पर बल दूसरों के साथ सोचने, विचारने, साझा करने, ख्याल रखने
और एक दूसरे का सहयोग करने हेतु दिया जाता है। तो दोस्तों शांति पर बल क्यों दिया जाता है कि जिससे लोगों में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान भी रहे और साथ ही साथ वो एक दूसरे के बारे में सोचें, एक दूसरे के सुख दुख को बांटें और साथ ही एक दूसरे का ख्याल भी रखें, जिससे कि उनके अंदर सहयोग की भावना उत्पन्न हो और वो शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकें। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसा क्या है? जिस कार्य से दूसरों का अहित होता है वही हिंसा कहलाती है। यानी कि जहाँ पर हमारे किसी भी कार्य के द्वारा किसी को आघात पहुँचता है, चोट पहुँचता है, वो क्या है? वो हिंसा है। यहाँ पे देखिए दूसरे को अहित पहुँचाना ही क्या कहलाती है? हिंसा कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए हिंसा के कितने रूप है दोस्तों? मारपीट, जान से मारना, किसी को मानसिक दुख देना, क्रोध करना हिंसा के रूप है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मानसिक हिंसा भी होती है, सामाजिक हिंसा भी होती है, तो इस तरह से, और मौखिक हिंसा हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल में, तो ये सब हिंसा के रूप है दोस्तों। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसा के प्रति महात्मा गांधी के क्या विचार हैं? हिंसा के प्रति महात्मा गांधी के विचार, किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत भाव रखना ही हिंसा है। गांधी जी का क्या कहना था कि किसी व्यक्ति के प्रति अगर हम बुरा सोचते हैं या फिर बुरी भावना रखते हैं, वो भी क्या है? हिंसा है। अब यहाँ पे देखिए हिंसा के प्रकार पूछ रहा है, तो हिंसा के प्रकार में यहाँ पे मौखिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ढांचागत हिंसा, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। तो दोस्तों देखिए मौखिक हिंसा में जहाँ पर हम अपने वाणी के द्वारा किसी को आघात पहुँचा रहे हैं, यानी कि वो हर्ट कर रहे हैं किसी को, जैसे गाली गलौच, ये भी एक तरह की हिंसा, मौखिक हिंसा है ये। और इसी तरह से मनोवैज्ञानिक हिंसा, जहाँ पर हम किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। शारीरिक हिंसा, जहाँ पर हम किसी को चोट पहुँचा रहे हैं। ढांचागत हिंसा, जहाँ पे संस्था के माध्यम से किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। और लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता, देखिए तो दोस्तों हमारी जो संस्कृति है वहाँ पे भी अगर किसी भी तरह की अश्लीलता दिखाई जा रही है तो वो भी एक तरह से हिंसा है। अब यहाँ पे देखिए संवेदना का आशय स्पष्ट कीजिए। दोस्तों बेहद बेहतर जिंदगी और श्रेष्ठ समाज व परिवार के लिए सबसे जरूरी चीज है संवेदना। संवेदना यानी दूसरों की वेदना को खुद महसूस कर पाना, यानी कि दूसरों की जो भी परेशानियां हैं उस फीलिंग को समझ पाना, यानी दूसरा जो भी महसूस कर रहा है आप उसकी फीलिंग को समझेंगे तभी आप उसकी संवेदनाओं को जान पाएंगे। तो दोस्तों बेहतर जिंदगी और श्रेष्ठ समाज परिवार के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हमारे अंदर संवेदना, मतलब हमारे अंदर फीलिंग हो, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे वो अपनी खुद की लाइफ के लिए। यानी कि हमारे अंदर जब फीलिंग रहेगी तो हम दूसरे के फीलिंग को समझ पाएंगे, दूसरे की संवेदनाओं को समझ पाएंगे, जिससे कि हम उनके साथ सहयोग कर पाएंगे, यानी कि उनके सुख दुख में साथ दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मीडिया के कितने प्रकार हैं? दोस्तों यहाँ पे देखिए मीडिया के 3 प्रकार हैं, लोक संचार माध्यम, जन संचार माध्यम और मुद्रित माध्यम, यानी कि प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में हुआ था, गुजरात के काठियावाड़ जिले में। अब दोस्तों आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे गांधी दर्शन को कितने भागों में बांटा गया। दोस्तों गांधी दर्शन को 3 भागों में बांटा गया था, तो मीमांसा, नीति मीमांसा, समान दर्शन में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का क्या अर्थ है? दोस्तों सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का आग्रह, यानी कि वह सत्य शक्ति है, किंतु चूंकि सत्य आत्मा है इसलिए वह आत्म शक्ति भी है। तो यहाँ पे देखिए गांधी जी के अनुसार जो सत्याग्रह है वो सत्य का आग्रह है, यानी कि सत्य जो होता है वो शक्ति होती है और साथ ही साथ सत्य जो होता है वो आत्मा से संबंधित होता है, इसलिए सत्याग्रह को आत्मशक्ति कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए अहिंसा से क्या अभिप्राय है? अहिंसा दुर्बलों का नहीं वीरों का सिद्धांत है। दोस्तों अहिंसा का मतलब जहाँ पे हम किसी के ऊपर किसी भी तरह की कोई हिंसा ना करें, और अहिंसा का अर्थ अत्याचारी के समक्ष आत्मसमर्पण करना नहीं बल्कि अत्याचारी की इच्छा के विरुद्ध चुनौती देना है। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि अहिंसा जहाँ पे आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है वहाँ पे आप चुपचाप उसके अत्याचार को सहो, बल्कि दोस्तों अत्याचारी की इच्छा के विरुद्ध चुनौती देना ही क्या कहलाता? अहिंसा होता है। अब यहाँ पे देखिए रॉस के अनुसार दर्शन क्या है?
दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे में निहित हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है जबकि शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दर्शन के जो है ये रॉस के अनुसार इन्होंने दर्शन के विषय में क्या कहा कि जो दर्शन है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें जो दर्शन है वो जीवन का विचारात्मक पहलू, यानी कि जीवन में जो भी हम विचार करते हैं, सोच समझ के जो भी चीज़ें, किसी भी चीज़ के बारे में हम जो डीपली सोचते हैं अध्यात्म से संबंधित, तो वहाँ पे दर्शन है। अगर हम शिक्षा के बारे में सोचें दोस्तों, तो जो शिक्षा होती है वो क्रियात्मक पक्ष होती है, दर्शन जो होती है वो विचारात्मक पक्ष होती है, यानी कि दर्शन में विचारों का महत्वपूर्ण स्थान है और शिक्षा में क्रिया का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है? बच्चों के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास ही शिक्षा है। गांधी जी ने क्या कहा कि जो बच्चों का सर्वोत्तम गुण है और साथ ही साथ उनके मस्तिष्क और आत्मा में जो भी गांधी जी ने कहा कि जो बच्चों के मस्तिष्क और आत्मा में, शरीर में जो भी सर्वोत्तम गुण पाए जाते हैं, उससे जो उनका चहुमुखी विकास होता है वही क्या है? शिक्षा। यानी कि जो भी बच्चों में चारों तरफ से जो उनके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है वही क्या है, किसकी वजह से हो रहा है? शिक्षा की वजह से हो रहा है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। दोस्तों देखिए उन्होंने जो बेसिक शिक्षा का जो आधार बनाया था उसमें उन्होंने मातृभाषा आधार बनाया था। तो आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। दोस्तों गांधी जी के अनुसार बच्चों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना पहला उद्देश्य यहाँ पे, और साथ ही साथ चरित्र निर्माण करना और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना। तो दोस्तों गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य था बच्चों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना, यानी कि वो उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, जहाँ पर देखिए उनको करके यानी कि सीखने के लिए प्रेरित करना था, करके सीखना जिसमें आता है, और साथ ही साथ चरित्र निर्माण भी उनका, और इसके अलावा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का भी विकास करना। यानी कि यहाँ पे उन्हें व्यायाम और यानी योगा ये सब चीज़ें भी सिखाई जाएंगी, साथ ही साथ उन्हें आध्यात्मिक चीज़ें भी सिखाई जाएंगी, जिससे कि उनका चारित्रिक निर्माण भी होगा और साथ ही साथ उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास भी होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों गांधी जी के अनुसार जो शिक्षण विधि है वो पुस्तकीय ना होकर क्राफ्ट केंद्रित होनी चाहिए। तो दोस्तों गांधी जी पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा करके सीखने पे, यानी कि जहाँ पे बच्चा कुछ क्रिएटिविटी करके सीखता है तो वहाँ से वो ज़्यादा सीखता है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता में 1863 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विवेकानंद जी ने शिक्षा का क्या अर्थ सुझाया? दोस्तों शिक्षा मनुष्य के जीवन के भीतर निहित पूर्णता का विकास है, और यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्त संभावनाओं की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए विवेकानंद जी ने क्या कहा कि जो शिक्षा होती है वो मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता का विकास करती है, यानी कि जो भी उसके अंदर पूर्णता बाकी रह गई है, यानी कि जो भी उसके अंदर अभी स्किल डेवलप नहीं हुई है, जो भी उसके अंदर कमियां हैं वो उसे पूरा करती है शिक्षा। और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने कहा कि यह वो प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्त संभावनाओं की पूर्णता कर पाता है, यानी कि उसके जीवन में जो भी उपलब्धियां रहती हैं उसको वो प्राप्त कर पाता है शिक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विवेकानंद जी द्वारा शिक्षा के उद्देश्य क्या है? दोस्तों मनुष्य का विकास, आंतरिक पूर्णता, समाज सेवा की धारणा, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, त्याग की भावना, राष्ट्रीय भावना एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, ये विवेकानंद जी के द्वारा शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष कब घोषित किया गया? वर्ष 1986 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित किया गया। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष 1986 में घोषित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए तनाव कितने प्रकार का होता है? तनाव दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तनाव की स्थिति में हृदय गति, रक्तचाप, पाचन शक्ति प्रभावित होती है तथा मांसपेशियों में भी तनाव उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए तनाव
का स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, जहाँ पर हमारी हृदय गति और रक्तचाप पर भी प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ पाचन शक्ति भी प्रभावित होती है, मांसपेशियों में भी तनाव उत्पन्न होता है। तो तनाव की वजह से ये हमारा जो स्वास्थ्य है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है जीवन मूल्य संकट के कारण स्पष्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए जीवन मूल्य संकट के कारण पूछ रहा है, तो वर्तमान में जीवन मूल्य संकट के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला क्या, यहाँ पे देखिए पहला भौतिक सुख सुविधा की अतिशय इच्छा, यानी कि अगर हमारा जीवन मूल्य संकट में यहाँ पे यही कारण होता है कि हमारा जो जीवन मूल्य है उसमें संकट इसीलिए आते हैं कि हम अधिक से अधिक भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा करने लगते हैं। और दूसरा क्या है, बिना योग्यता एवं परिश्रम के अधिकतम धन प्राप्ति की इच्छा भी करने लगते हैं, यानी कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम धन कैसे पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम बिना मेहनत किए ही धन प्राप्त करने की इच्छा रखने लगते हैं, जो जीवन मूल्य में संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मूल्य की दृष्टि से परिवार, समाज व शिक्षण संस्थाओं का प्रतिकूल वातावरण। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब भी परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं का प्रतिकूल वातावरण होता है तब भी जो हमारा जीवन मूल्य है वो संकट में होता है। नंबर 4 है समाज के उच्च पदस्थ लोगों का आचरण। हमारा जो जीवन मूल्य है उस पर संकट का कारण ये भी हो सकता है कि हमारे जो हमसे जो उच्च पदस्थ लोग हैं उनका आचरण हमारे प्रति अच्छा नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो व्यवहार होगा वो धीरे धीरे परिवर्तित होगा और कहीं ना कहीं हमारे अंदर धीरे धीरे क्रोध आएगा और उसकी वजह से हमारा जो जीवन मूल्य है वो संकट में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नंबर 5 है मूल्य का ज्ञान होना किंतु भावना से असंबद्ध रहना। तो दोस्तों मूल्य का ज्ञान और साथ ही साथ जो हमारा इमोशन है उसको इमोशन है लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, खाली हम यहाँ पे मूल्यों के बारे में, अपने जीवन मूल्यों के बारे में सोच रहे हैं, तब भी हमारा मूल्य संकट में होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक तरह से सेल्फिश नहीं होना है, बल्कि हमें सबको लेकर के सबके बारे में सोचना है। और यहाँ पे देखिए नंबर 6 है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। दोस्तों पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ने से भी हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे जो जीवन मूल्य हैं वो संकट में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति कौशल क्या हो सकते हैं। शांति कौशल के तीन भागों में बांटा गया। इसमें देखिए शांति स्थापित करने में समुदाय के शिक्षकों की भूमिका होती है, पहला नंबर, और शांति शिक्षा हेतु विद्यालय प्रणाली और शांति शिक्षा में पाठ्यक्रम। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए शांति कौशलों को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें शांति स्थापित करने में जो समुदाय और शिक्षक है उनकी भी भूमिका होती है और विद्यालय प्रणाली की भी भूमिका होती है और साथ ही साथ हमारा जो शिक्षा में पाठ्यक्रम है उसकी भी भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने शांति स्थापित करने के लिए क्या उपाय बताए। गांधी जी ने प्रेम पूर्वक कानून के बिना संसार में सच्ची शक्ति कभी संभव नहीं है। शस्त्र के बल पर लोगों को चुप रखा जा सकता है जब तक सभी के अहिंसा के भाव ना हो, तो शांति की पुकार भयावह जंगल में अनर्गल पुकार होने जैसी सिद्ध होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गांधी जी ने क्या कहा कि प्रेम के कानून के बिना संसार में सच्ची शक्ति कभी संभव ही नहीं है। यानी कि अगर किसी भी तरह का कानून है तो वो प्यार का है, जहाँ पे हम अपने आप को, अगर कोई प्यार से कुछ भी कह सकता है तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पे अगर हमसे कोई दृढ़ता से बात करे या क्रोध से बात करे तो हम उनकी बातें नहीं सुनेंगे। और शस्त्र के बल पर लोगों को चुप रखा जा सकता है जब तक सभी के मन में अहिंसा के भाव ना हो, तब तक शांति की पुकार भयावह जंगल में अनर्गल पुकार होने जैसी है। गांधी जी ने ये कहा कि शांति स्थापित करने के लिए ये उपाय करने चाहिए कि जब तक हमारे जीवन में शांति रहेगी तभी तक हम अहिंसा का पाठ, अहिंसा अपना सकते हैं जीवन में। अगर हमारे अंदर अशांति आ गई तो फिर हम हिंसा पर उतारू हो जाएंगे। यानी कि मन में शांति रखना, यानी कि शांति के भाव मन में रखने बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। सर्वोदयी कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। सर्वोदयी समाज में सभी सुखी होते हैं। सर्वोदय का रास्ता प्रेम और प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित तो हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्वोदयी कार्यक्रम में सभी सुखी होते हैं, यानी कि खुश होते हैं। और सर्वोदयी का रास्ता जो होता है वो प्रेम का है और प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है। प्रेम का मतलब सबसे भाईचारे का व्यवहार रखना, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना, किसी के प्रति घृणा द्वेष की भावना न रखना। तो ये होता है प्रेम, जहाँ पर हम शांति प्रेम के द्वारा ही स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास की
अवस्थाएं बताइए दोस्तों। व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं, यहाँ पे जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये व्यक्तित्व विकास की 4 अवस्थाएं यहाँ पे हैं। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे देखते हैं व्यक्तित्व क्या है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। तो दोस्तों व्यक्तित्व क्या है, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन में किस तरह का रिएक्ट करेगा, यानी कि परिस्थितियों के आधार पर वो उसका रिएक्शन क्या होगा, उससे ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व क्या है। जैसे दोस्तों हम लोग देखते हैं किसी को जब बहुत अचानक कोई मुसीबत आती है तो बहुत ही कूल वे में उस मुसीबत का सामना करता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं एकदम बौखला जाते हैं। तो ये उनका अपना व्यक्तित्व है जहाँ पर वो खुद को कंट्रोल भी करना जान रहे हैं और कुछ लोग खुद को आउट ऑफ कंट्रोल भी कर ले रहे हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो अपूर्व व्यवहार और विचार का निर्धारण करता है। ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा है आलपोर्ट की। और दोस्तों इसके पहले ही हम लोगों ने देखा आलपोर्ट की परिभाषा व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक और गत्यात्मक पहलू है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो व्यक्तित्व होता है वो गत्यात्मक गुण होता है, शारीरिक और गत्यात्मक गुण होता है, इस तरह से कुछ परिभाषा थी। तो वहाँ पे भी आलपोर्ट की ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई, जहाँ पर सारे मानसिक और गत्यात्मक सारे गुणों को मिलाकर ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व क्या क्या है। दोस्तों व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व हैं जैविक या शारीरिक निर्धारक, मनोवैज्ञानिक निर्धारक और वातावरणीय निर्धारक। तो ये व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व हैं। आगे चलिए देखते हैं। सहपाठी से आशय स्पष्ट कीजिए। दोस्तों सहपाठी से आशय ऐसे समूह से है जिसमें 4, 5, 6 छात्र इकट्ठे रहते हैं। तो दोस्तों सहपाठी का मतलब जो हमारी कक्षा में हमारे साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जिनसे हमारा अपना अच्छा संबंध है, तो ये हमारे सहपाठी हैं जहाँ पे वो 4, 5 छात्र इकट्ठे रहते हैं। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है सहपाठी समूह की विशेषताएं लिखिए। तो सभी सदस्य इकट्ठे रहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात सभी एक दूसरे पर विश्वास भी करते हैं। और तीसरी बात यहाँ पे सभी समान उम्र के होते हैं और सभी की रुचियाँ भी समान होती हैं। यानी कि सहपाठी यहाँ पर वही हैं जो जिनके विचार एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, जिनकी रुचियां एक दूसरे से मेल खा रही हैं और जो एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी कर रहे हैं, वो है सहपाठी। अब यहाँ पे देखिए सहपाठी समूह के लाभ क्या है। दोस्तों सहपाठी समूह के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है और सहयोग की भावना पनपती है, इसमें हम की भावना पाई जाती है। सहपाठी समूह में इकट्ठे रहने की कला का विकास भी होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सहपाठी समूह के संदर्भ में जो होता है वो सहपाठी समूह के सदस्य जो होते हैं उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और साथ ही साथ वो आत्मनिर्भर होना भी सीखते हैं। यानी कि वो एक दूसरे से बात करते हैं कि हमें किस तरह से सेल्फ डिपेंड होना है, यानी कि वो हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं। और यहाँ पे देखिए सहयोग की भावना भी उनमें होती है और साथ ही साथ उनमें हम की भावना होती है। वहाँ पर केवल मैं नहीं बल्कि जो सहपाठी समूह होता है उसमें हम की भावना चलती है, जहाँ पर सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहने की कला का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सामाजिक बोध की परिभाषा दीजिए। दोस्तों बैरन एवं बायरने के शब्दों में हम देखें तो सामाजिक बोध का आशय विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, स्मरण तथा उपयोग करने से है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सामाजिक बोध की परिभाषा यहाँ पे इन्होंने दी है बैरन एवं बायरने ने। दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि जो सामाजिक बोध होता है वो सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या करता है, यानी कि समाज में जो भी सूचनाएं हैं या विश्व में जो भी अपडेट है उसके बारे में व्याख्या करता है, उसका विश्लेषण भी करता है और स्मरण तथा उपयोग करने से भी इसका आशय है। तो दोस्तों सामाजिक बोध जहाँ पर हम समाज के साथ साथ अपने आसपास के चीज़ों के विषय में भी जानते हैं, व्यवहार के विषय में लोगों के जानते हैं और साथ ही साथ देश के, और इस तरह से धीरे धीरे हम पूरे विश्व के बारे में सामाजिक बोध से जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आक्रामकता की एक परिभाषा लिखिए। दोस्तों मायर्स ने आक्रामकता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आक्रामकता वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए
आक्रामकता की परिभाषा दी गई है कि जो आक्रामकता होती है वो, यहाँ पर मायर्स के अनुसार, मायर्स ने आक्रामकता के विषय में कहा कि जो आक्रामकता होती है वह शारीरिक तथा मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति के आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आक्रामकता शारीरिक भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है, जो किसी भी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। आक्रामकता में व्यक्ति अपना कंट्रोल यानी कि सेल्फ कंट्रोल भूल जाता है और वो मानसिक और शारीरिक किसी भी तरह से, यहाँ पे हम कह सकते हैं यानी कि मौखिक व्यवहार भी करता है जिसकी वजह से लोगों को पीड़ा होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रामकता के प्रकार बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आक्रामकता के प्रकार हैं, मुख्यतः दो विशिष्ट प्रकार प्रचलित हैं आक्रामकता के। इसमें देखिए पहला शारीरिक आक्रामकता और दूसरा मौखिक आक्रामकता। यानी कि शारीरिक आक्रामकता जिसमें शारीरिक क्रोध प्रकट होता और मौखिक में जहाँ पर मुंह के द्वारा गुस्सा दिखाया जाता है, यानी कि बोल करके किसी के ऊपर गुस्सा दिखाया जाता है, आक्रामक हुआ जाता है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिकता के क्षेत्र क्या है। दोस्तों नैतिकता के क्षेत्र निम्न है, इसमें व्यक्ति, परिवार, स्कूल और समाज ये नैतिकता के क्षेत्र हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नैतिकता क्या है। नीति के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिकता होती है। यानी कि जो चीज़ें हम नीति के अनुसार करते हैं, जो नीति सही जो कार्य होता है उसी के अनुसार ही हम जो व्यवहार करते हैं वही क्या है, नैतिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं। बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बालक का सामाजिक विकास होने के साथ साथ उसके व्यक्ति का संतुलित विकास यानी कि सर्वांगीण विकास हो, और उसका जो दृष्टिकोण हो यानी कि उसका जो व्यवहार हो, उसका जो लोगों के साथ देखने का और उससे समझने का जो नज़रिया हो वो उदार हो। तो उन सब के लिए जो व्यवहार कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं, नैतिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे नैतिक शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला उद्देश्य नैतिकता का विकास और दूसरा आध्यात्मिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे समाज अनुकूल विकास क्या है। दोस्तों समाज अनुकूल विकास का सीधा अर्थ समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है। तो दोस्तों समाज अनुकूल विकास का सीधा अर्थ क्या है कि व्यक्ति का विकास यानी कि समाज के अनुरूप व्यक्ति का विकास, जहाँ पे समाज के अनुरूप का मतलब समाज के अनुसार, और समाज में जो भी चीज़ें मान्य हैं उन्हीं के आधार पर कार्य करना, यानी कि समाज में जो भी चीज़ें अमान्य हैं उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सामाजिकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया। उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत मनोवैज्ञानिक वाटसन ने दिया। दोस्तों मनोवैज्ञानिक वाटसन जो थे इन्होंने उद्दीपन और अनुक्रिया सिद्धांत दिया है, जिन्हें हम व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, यहाँ पे हिंसा से अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। हिंसा को आमतौर पर परिवार, घर के सदस्यों, अंतरंग साथी, सहयोगियों, व्यक्तियों तथा समूहों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से व्यवहार की एक पद्धति के रूप में समझा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हिंसा क्या होती है, हिंसा का क्या अभिप्राय होता है। तो जब यहाँ पर बात कर सकते हैं परिवार या फिर जो भी साथी हैं, सहयोगी हैं या फिर हमारा जो समूह है उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कभी कभी हिंसा का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जहाँ पर हिंसा एक तरह से सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों हिंसा के द्वारा हम कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो मौखिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से हो। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसा से कोई 5 हानियां लिखिए। तो दोस्तों हिंसा से कई प्रकार की हानियां होती हैं। पहला है हिंसा शारीरिक पीड़ा देने का कार्य करती है, और दूसरा यहाँ पे हिंसा मानसिक पीड़ा देने का कार्य करती है। तीसरा हिंसा समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करती है, और यहाँ पर देखिए नंबर 4 है हिंसा सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे की भावना को समाप्त करने का भी कार्य करती है, और हिंसा लोगों में आक्रोश एवं प्रतिशोध की भावना को जागृत करने का कार्य करती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हिंसा एक निगेटिव वर्ड है, जहाँ पे हिंसा कहीं ना कहीं लोगों को
पीड़ा भी पहुंचा रही है, और चाहे वो मानसिक पीड़ा हो या शारीरिक पीड़ा हो, और साथ ही साथ जो भाईचारे की भावना उसको समाप्त कर रही है, लोगों में आक्रोश और प्रतिशोध की भावना भी जागृत कर रही है। तो ये हिंसा की हानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सांस्कृतिक हिंसा की विकृति से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कीजिए। तो सांस्कृतिक हिंसा का विकृत रूप अधिकतर महिलाओं के सम्मान, उनका शारीरिक रूप से उत्पीड़न, महिलाओं को उनके सामाजिक स्तर पर परित्याग और उनको अपंग बनाना, उनकी हत्या तथा अन्य प्रकार के अपराध हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सांस्कृतिक हिंसा की विकृति का मतलब कि अधिकतर यहाँ पर हम देखते हैं जो महिलाएं हैं उनका सम्मान नहीं हो रहा, या फिर जो भी महिलाएं हैं उनका शारीरिक रूप से उत्पीड़न हो रहा है, यानी कि उन पर हिंसा की जा रही है, और साथ ही साथ महिलाओं को उनके सामाजिक स्तर पर, यानी कि सामाजिक स्तर पर उन्हें मान सम्मान नहीं दिया जा रहा, उनका परित्याग किया जा रहा है और उनको अपंग बनाया जा रहा है, यानी कि उनकी किसी भी तरह से सहायता नहीं की जा रही है, बल्कि वो खुद के पैर पर नहीं खड़ी हो पा रही है। कहीं ना कहीं समाज में उनको अपंग बना के लोगों को रखना बहुत ही एक तरह से जो महिलाएं हैं उनको सपोर्ट ना करना भी अपंग बनाना है, और उनकी हत्या तथा अन्य प्रकार के अपराध सांस्कृतिक हिंसा का विकृत रूप है। आगे चले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे योग शास्त्र के प्रणेता कौन है। दोस्तों योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। अष्टांग योग में यम का क्या आशय है। दोस्तों अष्टांग योग में यम का अर्थ चित्त को धर्म में स्थिर रखने का साधन है। जो चित्त है वो चित्त को धर्म में स्थिर रखने का साधन कौन है, यम है। अब यहाँ पर देखेंगे हम यम के कितने प्रकार हैं। दोस्तों यम के 5 प्रकार हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम के ये 5 प्रकार हैं। और इसी तरह से नियम के प्रकार हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो दोस्तों ये नियम के प्रकार हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान से क्या अभिप्राय है। चिंतन व मनन करना ही ध्यान है, अर्थात अपनी चित्त वृत्ति को जिस विषय में धारणा द्वारा लगाए रहते हैं और उसी विषय में निरंतर लगाए रहना ही ध्यान है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या अभिप्राय है। ध्यान, चिंतन व मनन करना ही क्या होता है, ध्यान होता है। यानी कि किसी भी चीज में हम अपने चिंतन को लगाए रखते हैं तो वो क्या है, वो ध्यान है। और अपनी चित्त वृत्तियों को जिस विषय में धारणा द्वारा लगाए रहते हैं, अब हमारी जो चित्त वृत्ति यहाँ पे हमारे मन से भी हम लगा सकते हैं कि हम अपने मन को कंट्रोल करके जिसमें हम अपने मन को लगाए रखते हैं उसी विषय में निरंतर सोचते रहना ही क्या होता है, वो ध्यान होता है। चिंतन मनन करते रहना ही, किसी भी विषय में चिंतन मनन करते रहना और अपनी चित्त वृत्ति को कंट्रोल करके रखना ही क्या है, ध्यान है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि किसे कहते हैं। जब अहंकारी चेतना से ऊपर उठकर ध्यान हरा हो जाता है और वह अपने अति उच्च शिखर पर पहुंच जाता है तो वह समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब अहंकारी चेतना से ऊपर उठकर, यानी कि जो अहंकार है उससे ऊपर उठ करके ध्यान में ही मग्न रहता है और अपने अति उच्च शिखर पर पहुंच जाता है, जहाँ पे ध्यान के अलावा, जहाँ पे व्यक्ति के अंदर ध्यान के अलावा और कुछ नहीं, यानी कि वो बिल्कुल शांत और चित्त मन से चिंतन मनन में इतना ज़्यादा खो जाता है कि अब उसे किसी भी चीज़ की ना इच्छा ना लालसा रह जाती है। और वहाँ पर उस स्थिति को, ध्यान की उच्च शिखर को ही हम क्या कहेंगे, समाधि कहेंगे। यहाँ पे देखिए मानव अधिकार क्या है। वे अधिकार जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित हैं, इनके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, मानव अधिकार कहते हैं दोस्तों। और मानव अधिकार हमें पूर्ण रूप से विकसित होने के अवसर भी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मानव अधिकार क्या होते हैं, जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित होते हैं और साथ ही साथ इसके अभाव में मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत हम नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि मानव अधिकार क्या, जहाँ पर हम अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीते हैं और साथ ही साथ अपना जीवन इसके अभाव में व्यतीत नहीं कर सकते हैं, वो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, मानव अधिकार कहेंगे। और मानव अधिकार हमें पूर्ण रूप से विकसित होने के अवसर भी प्रदान करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है,
अनुच्छेद 23 में किस अधिकार का वर्णन है? दोस्तों अनुच्छेद 23 बताता है कि किसी को दास बनाकर या दासता की स्थिति में नहीं रखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 23 किस अधिकार का वर्णन है? अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 में किसी भी व्यक्ति को ना दास बनाकर रखा जाएगा और ना ही दासता की स्थिति में उसको रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, अनुच्छेद 22 में क्या वर्णित है? दोस्तों अनुच्छेद 23 में यह है कि किसी को हम दास की स्थिति में नहीं रखेंगे, और अनुच्छेद 22 में क्या है कि किसी को भी मनमाने तौर पर गिरफ्तार या नजरबंद या निर्वासित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 22 में क्या है कि किसी को मनमाने तौर पर ना ही गिरफ्तार किया जाएगा, ना ही नजरबंद किया जाएगा और ना ही निर्वासित किया जाएगा। और इसके अलावा अनुच्छेद 23 में हमने देखा कि किसी को दासता की स्थिति में नहीं रखा जाएगा। तो दोस्तों दोनों ही कहीं ना कहीं यहाँ पर दासता से ही संबंधी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी अनुच्छेद 22 में क्या है कि किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता, ना ही नजरबंद किया जा सकता, ना ही उसको कहीं निर्वासित जीवन दिया जा सकता है। और 23 में क्या था कि किसी को दास बनाकर या दासता की स्थिति में नहीं रखा जाएगा। तो दोनों ही एक तरह से व्यक्ति को कंट्रोल करने की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 325 में क्या वर्णित है? दोस्तों अनुच्छेद 325 है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार क्या कहलाता है? अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में क्या वर्णित है? दोस्तों हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे धार्मिक अनेकता में एकता से क्या अभिप्राय है? भारत विभिन्न धर्मों की जन्मस्थली है, यहाँ सभी धर्मों के पवित्र तीर्थस्थल हैं, धर्मों की अनेकता में एकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए धार्मिक अनेकता में एकता से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों भारत विभिन्न धर्मों की जन्मस्थली है और यहाँ सभी धर्मों के पवित्र तीर्थ स्थान है और अनेकता में एकता पूर्ण रूप से विद्यमान भी है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और उन धर्मों से संबंधित अलग अलग धर्म से संबंधित स्थल भी हैं, यानी कि धार्मिक स्थल भी हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें सभी धर्मों के पवित्र स्थल देखने को मिलते हैं और इन्हीं पवित्र स्थलों में हम देखते हैं अनेकता में एकता देखने को इस तरह से मिलती है कि आज हम देखेंगे किसी भी धर्म से संबंधित लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह का धार्मिक त्यौहार पड़ रहा तो हमारे जो समाज के लोग हैं वो आपस में मिलकर मनाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ देखिए चाहे वो हिंदू त्यौहार हो या फिर मुस्लिम त्यौहार हो या फिर सिखों का त्यौहार हो, तो जब हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार रहता है तो हर कोई एक दूसरे को त्यौहार की बधाई भी देते हैं और साथ ही साथ सेलिब्रेट भी करते हैं। चाहे बैसाखी देख लीजिए या फिर होली देख लीजिए या दिवाली देख लीजिए या फिर फितर, ईद उल जुहा, ये सारे जो त्यौहार रहते हैं उन सब में देखिए हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। और दोस्तों आगे चलिए हम देखते हैं यहाँ पे धार्मिक सहिष्णुता से क्या अभिप्राय। दोस्तों भारतीय संस्कृति की महान विशेषता इसकी धार्मिक सहिष्णुता ही है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई सभी अपनी अपनी विशेषताएं बनाए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए धार्मिक सहिष्णुता का मतलब यही है कि देश में अलग अलग धर्म होते हुए भी फिर भी सबकी अपनी अपनी विशेषता है और सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के धर्मों का सम्मान भी कर रहे हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि हमारे यहाँ धार्मिक सहिष्णुता इस तरह से भी विद्यालयों में भी देखने को मिलती है, जहाँ पर अलग अलग धर्मों के त्यौहार में छुट्टियां भी रहती हैं और साथ ही साथ कुछ त्यौहार हमारे विद्यालय में भी मनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमें हर तरफ धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। देखिए कभी भी किसी भी विद्यालय में पर्टिकुलर एक धर्म के विषय में नहीं बताया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है। दोस्तों इस संस्था का उत्तरदायित्व अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्वक समाधान का प्रयास करती है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो कार्य होता है वो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना होता है कि किसी भी तरह का उपद्रव विश्व में या पूरे किसी भी देश में ना होने पाए, यानी कि
कोई भी किसी का अहित ना करे, कोई भी देश किसी का अहित ना करे, बल्कि हर देश एक दूसरे का सम्मान करे। और साथ ही यहाँ पे देखिए जो सुरक्षा परिषद है वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्वक समाधान का भी प्रयास करती है, यानी कि किसी भी तरह का युद्ध ना हो, बल्कि वहां पे शांति वार्तालाप के माध्यम से विवादों का समाधान हो जाए, तो ऐसा प्रयास करती है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ये आगे देखते हैं यहाँ पे देखिए सतत विकास से क्या अभिप्राय है। दोस्तों, सतत विकास एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जो भी प्रकृति के द्वारा हमें उपलब्ध संसाधन है, हम उनको इस तरह से उपयोग करेंगे जिससे कि हमारा विकास भी हो और साथ ही साथ उन संसाधनों को हम अपनी भावी आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए हम संरक्षित रख पाएं। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या होता है कि जो भी संसाधन प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, हम उसका अत्यधिक दोहन ना करके हम उसका जो उपयोग है वो रिसाइकल करके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो विकास है वो भी बाधित नहीं होगा और साथ ही साथ हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए वो संसाधन बचा के रख पाएंगे। अब दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है। दोस्तों, पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों और शक्तियों को उनके कार्य, व्यवहार या आचरण में लाना है। तो दोस्तों सबसे मुख्य कार्य क्या है बालक का शांति शिक्षा को पढ़ने का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा इसीलिए आवश्यक है जिससे कि शांति शिक्षा के माध्यम से बालक में शांति शिक्षा से संबंधित जो भी गुण होते हैं, चाहे वो आचरण हो या फिर व्यवहार, उन सब में उसके वो अंतर्निहित गुणों का विकास होना चाहिए जिससे कि लोग आदर्श नागरिक बने, यानी कि जो बालक है वो आदर्श नागरिक बने जिससे वो दूसरे के साथ शांतिपूर्वक ढंग से और रहने और शांतिपूर्वक ढंग से शांति मूल्यों का पोषण करने में भी समर्थ हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो बालक है उसको विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा इसीलिए आवश्यक है क्योंकि उससे उसके व्यक्तित्व का भी विकास होगा और साथ ही साथ उसके व्यवहार और आचरण में भी अच्छी आदतों का विकास होगा, अच्छे गुणों का विकास होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों शांति के प्रमुख घटक यानी कि शांति के जो प्रमुख अवयव हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि अहिंसा है, सत्याचरण यानी कि सत्य आचरण, सहनशीलता, समानता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ, बातचीत, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण, ये दोस्तों जो शांति शिक्षा इसके प्रमुख घटक है। यानी कि जो भी महत्वपूर्ण गुण हैं यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, चाहे वो सत्याचरण की बात करें या फिर अहिंसा की बात करें या फिर दयालुता, मित्रता, उदारता, ये सब जो आदर्श नागरिक है उसके गुण होते हैं दोस्तों। और उसके गुणों में वृद्धि इसी शांति शिक्षा से ही हो रही है जहाँ पर एक शिक्षक शांति शिक्षा के माध्यम से बच्चों में वो सारे गुण विकसित करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वो अपने भावी जीवन में आदर्श नागरिक बने और साथ ही साथ अपना सर्वांगीण विकास तो करे, साथ ही साथ समाज में भी अपने गुणों के माध्यम से समाज का भी विकास करे और राष्ट्र का और पूरे विश्व में शांति का वातावरण फैलाने में सफल हो। अब यहाँ पर हम देखें अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए। दोस्तों ये आपके 2016 में पूछा गया है। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उसके सदस्यों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन से स्पष्ट होती है। अहिंसा मूलक समाज में यानी कि अहिंसा मूलक समाज ऐसा समाज होता है जहाँ पर उस समाज से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं, उनमें सामाजिक गुणों का भी विकास रहे, साथ ही साथ उनके अंदर अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम और सहानुभूति,
संतोष, विवादों का शांतिपूर्वक समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो समाज में अच्छे गुणों का विकास करने वाले व्यक्तियों को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति समाज में जिनके पास अच्छे गुण हैं उनके लिए ये सारी चीजें आवश्यक है, जहाँ पे अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, ये सारे गुण उनमें होने चाहिए, जिससे कि वो एक अहिंसा मूलक समाज की स्थापना कर पाए, जहाँ पर एक शांतिमय वातावरण हो, जिससे कि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर पाए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विकास अधिकतम होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास का मतलब शारीरिक परिवर्तन भी हो रहे हैं दोस्तों, और साथ ही साथ मानसिक विकास हो रहा। तो दोस्तों फलस्वरूप किशोरों में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी भावना और साथ ही जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं जो होती हैं वो प्रबल हो जाती हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि उन्हें अब ये लगता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं, और दोस्तों साथ ही उनके अंदर अब ये लगता है कि हम बड़े हो चुके हैं तो हम स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले सकते हैं, अपने कार्य कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनको अभी जीवन में ये भी आवश्यकता है कि उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास भी होना है। क्योंकि ये जो किशोरावस्था होती है, यहाँ पर बालकों को बहुत ही संभल के और बहुत ही यहाँ पे हम कह सकते हैं समझदारी से कार्य करना होता है, और इनकी जो गाइडेंस होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पर इनको समय समय पर इनके जीवन में जो भी परेशानियां उससे संबंधित सुझाव भी उनको दिए जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालय के कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का अनुचित होना और संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोरों की आवश्यकता को पूरा करने में बाधक होते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब जो किशोरावस्था होती है, जब इनके जो भी समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं का समाधान करने वाला कोई नहीं रहता है, और साथ ही साथ इनके जो साथी हैं वो अनुचित यानी कि अच्छा उनका व्यवहार नहीं है, एक तरह से उनके चरित्र अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बालक पर भी पड़ेगा। और दोस्तों ये सारी चीज़ें जो किशोरावस्था की जो आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि किशोरावस्था में जो आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो शारीरिक या फिर मानसिक स्थिति से संबंधित, यानी जहाँ पे वो खुद को शारीरिक परिवर्तन की वजह से या फिर मनोवैज्ञानिक तरीके से खुद को मैनेज नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे अगर उसको कोई मैनेज करने वाला नहीं है तब भी उसके लिए दिक्कत होगी। यानी कि उसको कोई सही से समझाने वाला नहीं है, उसको कोई समझने वाला नहीं है। समझाने से ज़्यादा समझने वालों की ज़रूरत होती है, जहाँ पे उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, अगर उसको कोई समझने वाला नहीं है तो कहीं ना कहीं किशोरा में हिंसात्मक व्यवहार भी दिखाई देते हैं। तो दोस्तों किशोरों में इससे क्या होगा, हिंसात्मक व्यवहार भी आएंगे, क्योंकि दोस्तों जब उसको ये लगेगा कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन जब परिवार वाले उसको बड़ा न करके छोटा समझेंगे, जहाँ पर उसको उत्तरदायित्व देना होगा वहाँ पे उसको बड़ा समझेंगे, लेकिन जहाँ पे उसके इच्छाओं को पूरा करने की बात होगी वहाँ पर उसको छोटा समझेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर विरोध वाली भावना प्रकट होती है, और उसकी वजह से वो हिंसात्मक व्यवहार भी कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हिंसात्मक रूप प्रकट होने के यही कारण होते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। साइबर पुलिंग का क्या अर्थ है, यह आपके 2019 और 2016 में पूछा गया है। दोस्तों साइबर पुलिंग का अर्थ किसी बच्चे या वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। तो दोस्तों इसका बालक मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह उन्हें नकारात्मक बना देता है। तो दोस्तों देखिए साइबर बुलिंग होती क्या है, साइबर बुलिंग का क्या अर्थ होता है। दोस्तों साइबर बुलिंग में किसी बच्चे या वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा, यानी कि यहाँ पे दोनों में से कोई एक भी इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर किसी व्यक्ति को या उसी दोनों में से एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहा है, किस तरह से, मानसिक रूप से, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो इस अवस्था में उसके ऊपर जो मानसिक प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही गहरा पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान हो जाता है प्रताड़ना की वजह से, टॉर्चर की वजह से। तो इस प्रभाव से वो जो बालक होता है वो नकारात्मक बन जाता है। तो दोस्तों इस स्थिति को क्या कहते हैं, साइबर बुलिंग कहते हैं, जहाँ पे
इंटरनेट या मोबाइल के द्वारा किसी भी व्यक्ति या वयस्क को या फिर बालक को प्रताड़ित किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अष्टांग योग किसे कहते हैं, ये आपके 2018 और 2016 में पूछा गया। दोस्तों अष्टांग योग योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान, समाधि। तो दोस्तों अष्टांग योग में योग सूत्र जो है ये 8 हैं और 8 में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान और समाधि ये नाम है। और इनमें से प्रथम 5 जो हैं यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये योग के बहिरंग हैं। बहिरंग यानी कि जो हमें दिखाई दे रहे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। और इसके अलावा देखिए ये साधन अंतिम 3 हैं, धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग योग हैं यानी कि आंतरिक साधना माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए टोटल अष्टांग योग 8 हैं। यहाँ पे बहिरंग में कौन कौन आएंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। और बहिरंग का मतलब बाहरी रूप से और अंतरंग का मतलब आंतरिक रूप से। तो दोस्तों अंतरंग में कौन कौन है, धारणा, ध्यान और समाधि। फिर से एक बार देख लीजिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये बहिरंग के अंतर्गत आते हैं। और यहीं पर हम देखेंगे धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा किसी चीज को धारण करना और उसी चीज के बारे में ध्यान लगाना, और ध्यान से भी कहीं उच्च समाधि होती है जहाँ पर ध्यान का सर्वोच्च शिखर होता है जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे समाधि में व्यक्ति लीन हो जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको अंतरंग और बहिरंग अष्टांग योग से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो इसी के अंतर्गत दोस्तों पूछे जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे ये 8 नाम याद कर लिए और अंतरंग और बहिरंग आपने पढ़ लिया तो इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका कहीं भी गलत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व के 5 गुण कौन कौन से। दोस्तों ये आपके 2018 और 2017 में पूछा गया है। तो व्यक्तित्व के 5 गुण खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति ये 5 गुण है व्यक्तित्व के। अब आगे चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हिंसा के कौन कौन से प्रकार है, नामांकित कीजिए। यह आपके 2017 में पूछा गया हिंसा के प्रकार। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मौखिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ढांचागत हिंसा और लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मौखिक हिंसा में जहाँ पर हम बोल करके किसी को पीड़ित कर रहे हैं यानी कि किसी को अपने वाणी के द्वारा आहत कर रहे हैं। दूसरा क्या, मनोवैज्ञानिक हिंसा जहाँ पे हम मेंटली किसी को परेशान कर रहे हैं। शारीरिक हिंसा जहाँ पे हम शारीरिक रूप से किसी को परेशान कर रहे हैं या फिर हिंसा पहुंचा रहे हैं, एक तरह से आघात कर रहे हैं या चोट पहुंचा रहे हैं। और ढांचागत हिंसा में दोस्तों संस्थाओं से संबंधित जो प्रताड़ना मिलती है, जो एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हिंसा की जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी अपनी संस्कृति है उसमें अगर किसी भी तरह की बुराई या अश्लीलता दिखाई जा रही है तो वो भी एक तरह की हिंसा मानी जाती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है। दोस्तों सामान्य रूप से कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए सामान्य रूप से कह सकते हैं कि मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों एवं सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों जो मूल्य होते हैं उस मूल्यों में अगर हम देखें तो हमारे लक्ष्य, विश्वास, विचार और जो भी सूक्ष्म तत्व आते हैं, चाहे वो सत्य हो या अहिंसा हो या फिर ईमानदारी हो या इसके अलावा जो भी गुण हैं वो सारे हमारे मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों जीवन को सार्थक बनाने में ये मूल्य ही हमारा सहयोग करते हैं। अगर हमने किसी से कोई बात कह दी, जैसे हम यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, अगर इसके अलावा भी मैंने ये कह दिया कि मैं आपको ये चीज़ पढ़ाऊंगी, अगर ये नहीं किया तो कहीं ना कहीं जो मैंने कहा उसको पूरा नहीं किया, तो इसका ये मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं अपने बात को ही काटा। तो यहाँ पे ये मेरा जो मूल्य है वो, अगर मैंने अपनी बात को काट के बल्कि जो भी चीज़ें आपसे प्रॉमिस की थी उसको पूरा किया होता, तो यहाँ पे जो मेरा मूल्य था वो कहीं ना कहीं
जो मूल्य था उसका ह्रास नहीं होता। लेकिन दोस्तों जब हम अपनी बातों से मुकरते हैं या फिर जो हमारा गुण है उन गुणों को त्याग रहे हैं तो वहाँ पे हमारे मूल्यों में कमी आती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं। दोस्तों योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान और समाधि। तो दोस्तों ये योग सूत्र के 8 अंग हैं जिसे हम अष्टांग कहते हैं, अभी हमने पढ़ा। आगे चलिए देखते हैं भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया और इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता आदि मानवाधिकारों को बल देना था। तो दोस्तों आपको इसमें क्या याद रखना है, 12 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था और इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में जो नागरिक हैं उनको न्याय मिले, स्वतंत्रता उनकी रहे और साथ ही समानता भी उनको मिले और बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मीडिया से तात्पर्य संचार के ऐसे माध्यम से है जिसके द्वारा समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों तथा विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है और इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स तथा इंटरनेट आदि संचार माध्यमों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मीडिया से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों मीडिया के अंतर्गत समाचार, मनोरंजन, शिक्षा और विभिन्न तरह के आंकड़े और विज्ञापनों का प्रसारण, ये सारी चीज़ें आती हैं और इसके अंतर्गत समाचार पत्र भी आते हैं, पत्रिकाएं भी आती हैं, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, संचार के माध्यम, ये सारे आते हैं मीडिया के अंतर्गत। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों शांति शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो व्यक्ति की शांति से सहज प्रवृत्ति को विकसित कर बाहर की ओर प्रकट करे, यानी कि व्यक्ति में जो भी उसकी अपनी प्रवृत्ति है वो बिल्कुल शांत हो, जिससे कि उसकी वजह से उसके आसपास का वातावरण भी शांत हो। और इसका तात्पर्य यह है कि शांति से संबंधित व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों में शक्तियों को उसके कार्य, व्यवहार और आचरण में लाना है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो केवल शांत हो, बल्कि उसकी शांति की वजह से उसके जो गुण हैं, उसके जो व्यवहार हैं, उसके जो आचरण हैं, उन सब में भी वो दिखना चाहिए, यानी कि शांति दिखनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए उसका अर्थ समझाइए। तो दोस्तों ये आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए उसका अर्थ समझाइए, आपके 2018 में पूछा गया है। दोस्तों देखिए व्यक्तित्व की अवधारणा को स्पष्टता की दृष्टि से G.W. ऑलपोर्ट द्वारा दी गई परिभाषा को विस्तृत व महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा व्यक्तित्व की जो मानी जाती है वो ऑलपोर्ट जी की मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए इनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का व गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उनके अनूठे समायोजन का स्वरूप निर्धारित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्ति के अंदर, इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्ति के अंदर मानसिक और शारीरिक और साथ ही साथ गतिशील, यानी कि जो चीज़ें मानव व्यक्तित्व में हमेशा गतिशील हो, यानी कि उनके अंदर अच्छे से अच्छे गुणों का विकास हो रहा और साथ ही पर्यावरण के प्रति एक अनूठा समायोजन, यानी कि उनका जो व्यक्तित्व हो वो पर्यावरण के साथ समायोजित हो। देखते हैं यहाँ पे देखिए अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों ये आपके 2018 में पूछा गया है।
शिक्षक की रणनीतियां देखिए अवांछित व्यवहार को सुधार करने के लिए क्या क्या होती हैं। कक्षा का प्रबंध, पहला कक्षा नियमों की स्पष्टता और उसका पालन। तो दोस्तों अवांछित व्यवहार में सुधार इसी तरह से शिक्षक लाएगा। सबसे पहले वो कक्षा का प्रबंध करेगा और कक्षा के नियम को भी स्पष्ट रखेगा और उनका पालन भी करेगा। और तीसरा यहाँ पे नियमों का संशोधन भी करता रहेगा जो भी गलत नियम रहेंगे। और कक्षा समुदाय का सदस्य कक्षा परिस्थिति पर कुछ नियंत्रण और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी और शिक्षण एवं शिक्षणेतर कार्य भी होंगे, यानी कि शिक्षण कार्य भी होगा और उससे संबंधित जो भी कार्य हैं उन सब कार्यों को किया जाएगा और अभिभावक का सहयोग भी लिया जाएगा और पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो जहाँ पर अभिभावक का सहयोग लेने की बात रहेगी, यानी कि जहाँ पे आवश्यकता रहेगी अभिभावक के सहयोग की, जो भी बालक के अवांछित व्यवहार है उनको दूर करने के लिए, तो बालक वहाँ पे भी शिक्षक अभिभावकों से सहयोग लेगा। और साथ ही साथ जहाँ पे अवांछित व्यवहार में सुधार लाने के लिए शिक्षक जो भी बालक अच्छे कार्य करेंगे उनके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करेगा, जिससे कि अब वो उस व्यवहार को छोड़कर नए व्यवहार को अपनाएं, जिससे कि उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास हो। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के प्रमुख 5 गुण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों टूपस एवं क्रिस्टल, गोल्डवर्ड, कोस्टा एवं मैक्रे, होगान आदि मनोवैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह स्वीकार किया जाने लगा है कि व्यक्तित्व के 5 गुण जो निम्नवत हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सीधे ये लिखना कि व्यक्तित्व के प्रमुख 5 गुण निम्नवत हैं। पहला खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति। तो ये खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति, ये 5 आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं, देश में जातिवाद, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि का प्रभाव होना, ये राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा है दोस्तों। और देश की भौगोलिक विविधता और असमान सामाजिक आर्थिक विकास, ये भी राष्ट्रीय एकता में बाधक है। दोस्तों देखिए अलग अलग जगहों की अलग अलग स्थिति है, तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय एकता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। और सभी का एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा की सुविधा का ना मिल पाना भी, ये भी राष्ट्रीय एकता में बाधक है। प्रौढ़ शिक्षा की समस्या, ये भी राष्ट्रीय एकता में बाधक है। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, ये तो दोस्तों आपको पता ही है बाधक है। यह समान विकास को प्रभावित करता है, यानी कि जो भ्रष्टाचार है ये समान विकास को प्रभावित करता है, ये समान रूप से विकास नहीं होने देता। और व्यक्ति की व्यक्तिगत राजनैतिक एवं आर्थिक महत्वाकांक्षा भी राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधक है। और यहाँ पे देखिए कतिपय विशिष्ट समूहों यानी कि नक्सलवादी, आतंकवादी, ये जो गतिविधियाँ ये भी राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं दोस्तों। देश को कमजोर रखने की इच्छा रखने वाले विरोधियों के कार्यकलाप, तो कुछ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि देश में किसी भी तरह का उपद्रव हो, या फिर ये कह सकते हैं कि वो नहीं चाहते कि देश में एकता पनपे, क्योंकि दोस्तों उन्हें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जैसे कि अंग्रेज थे कि फूट डालो राज करो, वही तत्व उसी तरह के लोग होते हैं जो देश की एकता और अखंडता में कहीं ना कहीं बाधक हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग से क्या तात्पर्य, आपके 2018 में पूछा गया। दोस्तों योग सूत्र में योग के 8 अंग बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग हैं और इसके पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग है, इसमें हमने पढ़ा ही था। योग के अनुष्ठान में काम, क्रोध, भय, लोभ, अविद्या आदि भावों का नाश हो जाता है तथा व्यक्ति के अंतर्मन को शांति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो अष्टांग योग हैं इनको धारण करने से क्या होता है, इनको अपनाने से क्या होता है, जो हमारा काम, क्रोध, भय, लोभ, अविद्या ये सारे नाश हो जाते हैं, ये सारे जो भाव हैं ये नाश हो जाते हैं और हमारी जो अंतर आत्मा है उसको शांति मिलती है, अंतर्मन जो है। चलिए आगे देखते हैं। प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थी में कौन कौन से व्यक्तिगत कौशल विकसित किए जाने चाहिए। तो दोस्तों ये आपके 2019 में पूछा गया है। शांति के लिए व्यक्ति में कुछ विशिष्ट कौशल होने चाहिए, इन्हें शांति कौशल कहा जा सकता है। दोस्तों शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में अग्र कौशल विकसित किए जाने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए संचार का कौशल,
समस्या समाधान का कौशल, मध्यस्थता कराने का कौशल, तदानुभूति और समूह कार्य एवं सहयोग, वकालत, आंतरिक नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ाने का कौशल और तनाव प्रबंधन का कौशल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में व्यक्तिगत कौशल कौन कौन से यहाँ पे हमने देखे। संचार का भी बालक में कौशल होना चाहिए, यानी कि किस तरह से हमें दूसरों की समस्याओं का भी समाधान करना और अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी है, और साथ ही साथ दो गुटों में या दो पक्षों में मध्यस्थता किस तरह से करानी, यानी कि जहाँ पे वाद विवाद को समाप्त करने की बात होती है। दूसरों तदानुभूति मतलब होता है यहाँ पे दूसरों के भावों को समझना, और साथ ही साथ समूह कार्य एवं सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। और यहाँ पे वकालत, आंतरिक नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ाने का भी कौशल होना चाहिए। तो दोस्तों ये प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में ये व्यक्तिगत कौशल विकसित किए जाने चाहिए, जहाँ पे वो अपने तनाव को प्रबंधन करने का भी उसके अंदर कौशल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, चरित्र को निर्माण करने वाली किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। आपके 2019 में पूछा गया दोस्तों। चरित्र निर्माण करने वाले कारक परिवार के सदस्यों का आचरण, दूसरा है यहाँ पे टेलीविजन, रेडियो आदि के कार्यक्रमों पर चर्चा, पुरस्कार एवं दंड, विद्यालय का सहयोग। तो दोस्तों चरित्र निर्माण करने की ये कारक है, जहाँ पर परिवार के सदस्यों का आचरण भी हमारे चरित्र का निर्माण कर रहा है, और रेडियो, टेलीविजन आदि पर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं या जो भी कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं उनकी चर्चा पर चर्चा से भी चरित्र का निर्माण होता है, और पुरस्कार और दंड से भी चरित्र का निर्माण होता है, और विद्यालय का सहयोग से भी चरित्र का निर्माण। दोस्तों देखिए, चरित्र का निर्माण पुरस्कार और दंड किस तरह से कि जो चीज़ें हमारे लिए गलत हैं उस पर हमें दंड मिलना चाहिए, और जो चीज़ें हमारे लिए सही हैं उस पर पुरस्कार मिलता है। तो दोस्तों अक्सर आप बचपन में देखिए, जब भी कोई गलत काम करते थे तो उसके लिए आपको डांट या मार पड़ती थी, लेकिन जब भी कोई चीज़ आप अच्छा करते थे तो उसके लिए आपको पुचकारा जाता था, आपको शाबाशी मिलती थी। तो दोस्तों इससे क्या होता है, उससे हमारे चरित्र का निर्माण हुआ है कि हम अच्छे और बुरे की समझ कर पाएँ। हमें ये समझ आया कि हमारे समाज में, हमारे घर में किस तरह से किन चीज़ों को मान्य किया जाता है, किस तरह से किन चीज़ों को अमान्य माना जाता है, यानी कि जो चीज़ें हमारे हित में है वो हमारे लिए मान्य है, जो अहित में है वो अमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, मानवाधिकार शिक्षा के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मानवाधिकार शिक्षा के उद्देश्य मानवाधिकारों के संवर्धन, संरक्षण, मानव स्वतंत्रता, प्रगति, विश्व शांति और समृद्धि। तो ये मानवाधिकार शिक्षा के उद्देश्य है, जहाँ पर मानव के अधिकारों की रक्षा भी हो रही है, उनको स्वतंत्रता भी दी जा रही है, उनकी प्रगति के लिए भी ध्यान दिया जा रहा है, और साथ ही साथ विश्व शांति और समृद्धि पर भी ध्यान दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, तनाव कम करने की किन्हीं दो अप्रत्यक्ष विधियों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तनाव के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा विश्लेषण कर उन्हें समाधान खोजना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों जो अप्रत्यक्ष विधि की बात कही गई है, तो यहाँ पे देखिए जो तनाव है उसका कारण क्या है, और उसका विश्लेषण कर उसका समाधान भी खोजना चाहिए, और लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। देखिए जब लक्ष्य का निर्धारण रहेगा तो तनाव कम होगा। कुशल समय प्रबंधन, समय का प्रबंधन भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो अगर हम सही चीज़ें समय समय पे नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होगा। और यहाँ पे देखिए शांत रहना और पारस्परिक सहयोग से कार्य करना, चाहे वो घर हो या फिर दफ्तर हो। तो दोस्तों एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करना भी तनाव को कम करता है। और समाज में लोगों से मिलना जुलना, प्रेरणादायक साहित्य का अध्यापन, प्रेरणादायक जो साहित्य हैं उनका अध्यापन करना यानी कि पढ़ाना। और यहाँ पे देखिए नकारात्मक सोच से बचें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। और यहाँ पे देखिए आत्मविश्वास एवं धैर्य। और 10वां, तनाव होने पर अपने आप को व्यस्त रखें, यानी कि जब भी हमें कोई स्ट्रेस हो तो उस समय हम बैठ के उसके बारे में चिंतन मनन ना करके बल्कि खुद को व्यस्त रखें। इससे अप्रत्यक्ष रूप से तनाव कम होगा। और प्रसन्नचित रहना, और जब हमारे अंदर स्ट्रेस है तब भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना। और नियमित शारीरिक व्यायाम, योग, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें करके भी हम तनाव कम कर सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से भी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDG का पूरा नाम लिखिए। दोस्तों SDG का पूरा नाम यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्य, ये पूरा नाम है। जन संचार माध्यम का अर्थ बताइए।
जनसंचार के अंतर्गत सभी सूचना माध्यम, चाहे वो रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, नियतकालीन पत्र पत्रिकाएं आती हैं, जनसंचार के माध्यम है ये। स्थित प्रज्ञ क्या है दोस्तों? दुख भोगते हुए भी जिनके मन में उद्वेग नहीं होता और न ही जो सुख की लालसा रखता है, जिसके हृदय में क्रोध, मोह, भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता है, वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रत्येक स्थिति में समभाव की बात यहाँ कही जा रही है। जहाँ पर दुख भोगते हुए उसके मन में कोई उद्वेग नहीं है और ना ही सुख की उसे लालसा है, यानी कि ना ही उसे सुख की इच्छा है, और जिसके हृदय में क्रोध, मोह, भय आदि कोई भी विकार नहीं, यानी कि उसे किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं है और इसके लिए ना ही उसके हृदय में कोई स्थान है, तो उस स्थिति में मनुष्य को क्या कहा जाएगा? स्थित प्रज्ञ, यानी कि वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन पूछा 2021 में कि बहिरंग योग क्या कौन कौन से हैं? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये बहिरंग है। आप इतना याद कर लीजिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग हैं। ध्यान, धारणा, समाधि ये अंतरंग है। ये आपके 2021 में पूछा गया है। वही देखिए, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है 2021 में। अनुच्छेद 200 यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 325 संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 325 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है और इसके अंतर्गत लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में प्रत्येक नागरिक भाग लेता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे केंद्रीयकरण विधि क्या है? केंद्रीयकरण विधि आपके 2021 में पूछा गया है। तो केंद्रीयकरण विधि में मन की एकाग्र व केंद्रित करना पड़ता है। तो मन को केंद्रीयकरण विधि में क्या करना पड़ता है? मन को एकाग्र और केंद्रित करना पड़ता है, जिसमें मन की चंचलता दूर हो जाती है। और विवेकानंद जी कहते हैं कि मुझे फिर से शिक्षा ग्रहण करनी पड़े तो मैं तथ्यों का अध्ययन ना करूं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि मुझे फिर से शिक्षा ग्रहण करनी पड़े तो मैं तथ्यों का अध्ययन नहीं करूंगा। तो यहाँ पे केंद्रीकरण विधि इसी को कहते हैं, जहाँ पर आप एक चीज़ों को एक बार केंद्रित कर लिए, एक बार मन को एकाग्र कर लिए, तो वहाँ पर आपको बार बार ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अब इनको शिक्षा ग्रहण करने में तथ्यों का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी का यही कथन था। केंद्रीकरण का मतलब ही यही होता है, जहाँ पर हमें बार बार चीज़ों को फोकस करने की जरूरत नहीं। एक बार आपने मन को एकाग्र करके फोकस कर लिया तो वो चीज़ें, जो मन की चंचलता वो दूर हो जाएगी और मन हमेशा एकाग्र रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपका ये पूरा अति लघु उत्तरीय एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय